मैं पटेल सर आज आप लोगों के सामने इंटीग्रेशन का टॉपिक लेकर फिर से एक बार हाजिर हूँ। इंटीग्रेशन में आप लोगों को उसका डेफिनेशन और कुछ बेसिक फार्मूले बताए गए हैं और कुछ और नए फार्मूले को आगे चलकर देखते हैं हम। कुछ नए फार्मूले जो हमारे हैं, जैसे कि आपको पहले से ही मालूम है कि अवकलन में e⁻x का अवकलन जो होता है क्या होता था, e⁻x होता था। सेम यहाँ समाकलन में भी है कि e⁻x का समाकलन भी e⁻x होता है। कुछ और फार्मूले हैं, जैसे a⁻x का इंटीग्रेशन क्या होता है। तो डिफरेंशिएशन जब हम करते थे तो डिफरेंशिएशन में क्या होता था, a⁻x log बेस EA होता है, ये आपका डिफरेंशिएशन में होता है। लेकिन जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो यह चीज जो है ये बटे में हो जाएगा, मतलब कि a⁻x 1/log बेस EA। कुछ और फार्मूले जैसे जैसे हमको आवश्यकता पड़ेगी वैसे वैसे आपको बताते रहेंगे। जैसे 1/x है, इसका इंटीग्रेशन होता है log x, और कल आपको बताया गया था कि सभी में c कंपल्सरी है, c जरूरी है। क्यों जरूरी होता है कि इसकी भी चर्चा हो चुकी है। तो अब आज हम NCERT बुक के एक्सरसाइज पर चलेंगे। एक्सरसाइज 7.1 जो इसमें क्वेश्चंस हैं उन्हीं को हम अटेम्प्ट करेंगे। अब एक्सरसाइज में सबसे पहला क्वेश्चन जो होगा वो cos 2x है। इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x, इसका इंटीग्रेशन होता क्या है। एक और चीज आप जान लीजिए कि जैसे आप डिफरेंशिएशन करते थे, डिफरेंशिएशन में क्या होता था कि आप जिसका भी डिफरेंशिएशन करते थे, जैसे हम मान लेते हैं इसका अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो पार्शियल डिफरेंशिएशन होता है, यानी कि cos का होता है वैसे सूत्र में माइनस साइन, लेकिन हमारे पास यहाँ 2x है तो 2x का फिर से जब अवकलन करते हैं तो क्या हो जाता था, गुणे में 2 आ जाता था, मतलब यह पद आगे लिखा जाता था। कुछ इस तरह से किया जाता था अवकलन में। लेकिन यह अवकलन नहीं है, इसका व्युत्क्रम है, समाकलन है, उसमें गुणा हो जाता था। तो इसमें क्या हो जाएगा, गुणा की संक्रिया, व्युत्क्रम संक्रिया क्या होती है, भाग होता है। तो यहाँ पर कुछ बनेगा, cos का इंटीग्रेशन होता है साइन। अब 2x 4 या चाहे जो भी हो उसको वैसे ही लिख देंगे। फिर उसके बाद 2x का हम डिफरेंशिएशन करेंगे, लेकिन गुणा ना करके उसका हम भाग देंगे। तो 2x का डिफरेंशिएशन 2 आएगा, यानी कि बटे 2 हो जाएगा, प्लस c। ये तो डायरेक्ट आपके फार्मूला बेस पर दिया हुआ है। और कुछ और क्वेश्चंस जो हैं, जैसे कि sin 3x हो गया, सेम यही कंडीशन वहाँ भी होगा, sin 3x होगा, तब भी हम डायरेक्ट फार्मूले से करेंगे। sin का फार्मूला क्या होता है, sin का फार्मूला होता है माइनस cos, लेकिन 3x है तो डिवाइड कर देंगे 3 से, मतलब कि माइनस cos 3x/3 हो जाएगा। और कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे कि e⁻2x है, इसको देख लेते हैं। डायरेक्ट सब फार्मूला बेस पर है, पहली एक्सरसाइज आपकी। तो e⁻2x का जब आप डिफरेंशिएशन करते थे तो क्या करते थे, 2e⁻x लिखते थे डिफरेंशिएशन जब करते थे। लेकिन आप इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं, इंटीग्रेशन में उसका व्युत्क्रम क्रिया होगा, जो 2 यहाँ गुणा होता था वो भाग होगा। तो e⁻2x का e⁻2x हो जाएगा /2 प्लस c। इसी को हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/2 e⁻2x प्लस c। यही आपका आंसर होगा। और कुछ क्वेश्चंस जो हैं, जैसे कि क्वेश्चन और देखते हैं, इसमें e⁻6x प्लस c या a b c कुछ भी करके आ सकता है। तो उसमें जो है, आइए देखते हैं। जैसे आपको दे दिया जाए ax प्लस b का होल स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन आपको करना, आपके एक्सरसाइज में है ये क्वेश्चन। तो ax प्लस b का होल स्क्वायर दिया हुआ है, इसका इंटीग्रेशन जब भी करना है हमें, तो चाहे जो भी पद दिया होगा स्क्वायर के रूप में, सबसे पहला काम हमारा होगा कि इस पूरे को हम, यहाँ कुछ भी लिखा हो, इस पूरे को हम x समझ करके करेंगे। जैसे कि यहाँ ax प्लस b लिखा गया है, तो ax प्लस b को हम मानेंगे कि x लिखा है।
और एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है उसी को हम यहाँ लिखेंगे। तो एक्स स्क्वायर का क्या होता है, एक्स टू दी पावर एन के फार्मूले से होता है, तो ये आ जाता है एक्स टू दी पावर एन प्लस 1 अपान एन प्लस 1 प्लस सी। ये किसका इंटीग्रेशन है, एक्स टू दी पावर एन का। फार्मूला हमारा यही है, लेकिन यहाँ एक्स के स्थान पर हमारे पास ए एक्स प्लस बी है। तो अब यहाँ हो जाएगा ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर अपान, एक मिनट इसको इरेज कर दें, होल स्क्वायर प्लस 1 पावर, क्योंकि अभी आपको सूत्र में बताए हैं कि प्लस 1 पावर हमेशा होता है इंटीग्रेशन में। तो जब 2 प्लस 1 पावर हो गया, यहाँ भी 2 प्लस 1 लिखेंगे, क्योंकि फार्मूला हमारा कहता है एक्स टू द पावर एन प्लस 1 अपान एन प्लस 1 इंटीग्रेशन होता है। तो उसी प्रकार से इसका हो गया। अब इसके बाद ये जो ए एक्स प्लस बी लिखा गया है, इसका हम डिफ्रेंसिएशन कर देते हैं, मतलब डी डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी। ये चीज़ आप ढूंढते रहेंगे, हर बुक में आपको मिलेगा, लेकिन ये कोई नहीं बताएगा कि यहाँ गुणा क्यों हो जाता था। गुणा इसलिए होता है क्योंकि इसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं, और हर में गुणा होने का कारण यह है कि अवकलन की व्युत्क्रम क्रिया होती है। व्युत्क्रम क्रिया की वजह से ही यहाँ हर में हो रहा है, अन्यथा अंश में ही गुणा होता था। तो ये हो गया ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब अपान 3, और इसका डिफ्रेंसिएशन जब हम करेंगे तो ए का तो होना नहीं है, एक्स का 1 हो जाएगा और बी कांस्टेंट है तो इसका 0 हो जाएगा। कुल मिला करके हमारे पास बच रहा है ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब अपान 3a प्लस सी। दैट्स द आंसर। आई होप आप समझ रहे होंगे। इसके आगे देखते हैं हम, जैसे कि अगला क्वेश्चन जो हमारा है 2x माइनस 4 ई टू दी पावर 3x को इरेज कर दें। 2x माइनस 4 ई टू दी पावर 3x, ये जो है इंटीग्रेशन ऑफ 2x माइनस 4 ई टू दी पावर 3x। ऐसे एक से अधिक पदों वाले ही धीरे धीरे आपको मिलेंगे। लेवल जैसे जैसे आगे जाएगा वैसे वैसे क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ता जाएगा। जैसे अभी तक आप सिंगल टर्म का इंटीग्रेशन कर रहे थे, अब डबल टर्म में आ रहा है, ट्रिपल टर्म में आएगा। तो इसमें सबसे पहला काम हम क्या करते हैं कि इसको अलग अलग 2 पदों में लिखेंगे, और जो कांस्टेंट नंबर होगा यानी कि जिसका इंटीग्रेशन हमें नहीं करना है उसको हम अलग कर देंगे। जैसे कि इसको हम देखें तो 2x है, 2 को अलग किए, यहाँ x केवल बचेगा, और यहाँ 4 कांस्टेंट है उसको बाहर कर देंगे। e टू द पावर 3x का इंटीग्रेशन करना है। अब देखिए x का इंटीग्रेशन क्या होता है। आप जानते हैं कि x को हम x टू द पावर 1 हमेशा लिखते हैं या समझते हैं। तो x टू द पावर 1 लिखते हैं, जो कि हमारे फार्मूले x टू द पावर n की तरह से दिखाई दे रहा होगा। n के स्थान पर भले ही 1 है, तो हमारा ये फार्मूला क्या कहता है कि x टू द पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1 होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, x टू द पावर 1 प्लस x टू द पावर 1 प्लस 1 अपान 1 प्लस 1 माइनस। अच्छा, एक चीज और है, एक से अधिक पद होंगे जब भी इंटीग्रेशन में, तो ऐसा नहीं है कि आप उतनी बार जितनी बार समाकलन कर रहे हैं अलग अलग पदों का, उतनी बार आप कांस्टेंट टर्म को भी लिखें। एक बार में ही सारे कांस्टेंट को समझा जाता है। जैसे कि लास्ट में हम सी लिख देंगे तो उसी को हम पूरा कांस्टेंट जितने नंबर हमारे होंगे सभी उसी में आ जाते हैं। देखते हैं तो 4 ई टू द पावर x का क्या होता है, e टू द पावर x होता है अपान में क्या होगा 3x का डिफरेंशिएशन, यानी कि डी डी एक्स ऑफ 3x प्लस सी। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर अपान 2 माइनस 4 ई टू दी पावर 3x अपान 3x का जब डिफरेंशिएशन करोगे तो 3 कांस्टेंट है और चर हमारे पास उपलब्ध है, तो चर का ही हम डिफरेंशिएशन करेंगे, मतलब x का करेंगे। तो x का डिफरेंशिएशन आप जानते हैं कि 1 होता है। क्यों 1 होता है, अभी कल बताए थे, पिछली वीडियो में आप देखे होंगे। तो यहाँ हो जाएगा 3 इंटू एक्स का 1 प्लस सी। तो फाइनली हमारा आंसर आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 4/3 ई टू द पावर 3x प्लस सी। यही आंसर है।
आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है 4e⁻³ + 1, 4e⁻³ + 1 इसका हमें समाकलन करना है। सबसे पहला काम क्या करना है, हमें पदों को दो भागों में तोड़ना है, या 3 पार्ट रहेंगे 3 पार्ट में तोड़ेंगे। यहाँ हमारे पास 2 पार्ट है तो 2 पार्ट में इसको तोड़ देते हैं। 4 कांस्टेंट है, पूरी तरह से इसको बाहर कर दिए, e⁻³ और dx प्लस, अब यहाँ केवल 1 है तो 1 केवल कांस्टेंट तो है, लेकिन उसका केवल अकेला एक ही पद दिखाई दे रहा है, ना तो उसके पास चर राशि उपलब्ध है। तो उस 1 को हम बाहर ना करके इसको हम क्या लिखेंगे, x⁻0। अन्यथा आप 1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपको इंटीग्रेशन मालूम है कि 1 का इंटीग्रेशन x होता है। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है। अगर ये चीज़ आपको क्लियर नहीं है तो ये आप प्रयोग करके जान सकते हैं कि 1 का क्या हम कर सकते हैं। देखते हैं, तो 4e⁻x बार बार आ रहा है, आपको याद भी हो चुका होगा कि e⁻x का इंटीग्रेशन क्या होता है। e⁻x होता है तो e⁻x लिखेंगे, लेकिन हमारे पास 3x है तो 3x लिख दिए। अब फिर क्या करेंगे, इसमें जो भी पद लिखे गए हैं उनका डिफरेंशिएशन हर में, तो 3x का डिफरेंशिएशन ऑफ 3x प्लस x⁻0 है, और फार्मूला हमारा क्या बताता है, x⁻n का क्या होता है, x⁻n+1/n+1। तो ये हो जाएगा x⁻0 + 1, क्योंकि हमारे पास n के स्थान पर 0 है, तो 0 + 1/0 + 1 + c। तो अब ये आ जाएगा 4e⁻3x x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, तो 3 × 1 प्लस x⁻1/1 + c। तो ये हो गया 4/3e⁻3x + x + c, दैट्स आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कल इन सभी तरीके के इंटीग्रेशन को कर करके आपको पहले ही बताया गया था कि एक्सरसाइज में इससे आपको समझने में काफ़ी हेल्प मिलेगा, और अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो उसका हेल्प आपको पूरी तरह से मिल रहा होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है x² - 1/x², इसका इंटीग्रेशन करना है। सबसे पहली बात कि क्या होता है, जब गुणनखंड के रूप में पद लिखे होते हैं तो हमारे पास 2 ऑप्शन होता है। पहला ऑप्शन तो हमारा ये होता है कि हम इसको फर्स्ट सेकंड टर्म मान करके कर लें, लेकिन चूंकि अभी हम इंटीग्रेशन में इंटर ही कर रहे हैं तो ऐसे कोई फार्मूले का प्रयोग हम नहीं करना चाहते हैं छोटे से क्वेश्चन में कि जो काफ़ी डिफ़िकल्ट लगे। तो इजी तरीका हमारा ये है कि इसका हम मल्टीप्लाई कर दें। x² का 1 में मल्टीप्लाई होगा x² का इसमें होगा तो x²/x²। अब इन्हीं दोनों का हम इंटीग्रेशन करेंगे। x² कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा x² - 1 × dx। इसको अलग करें तो x² का इंटीग्रेशन -1 का इंटीग्रेशन। अब x² का क्या होगा, 2 + 1/2 + 1 - x + c। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, x³ / 3 - x + c। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो 8 नंबर और 9 नंबर, एक पिछले वीडियो में आप देख चुके हैं दोनों ही क्वेश्चन। कल ये क्वेश्चन आपको बताया गया था इंटीग्रेशन ऑफ ax² + bx + c। फिर भी देख लेते हैं जल्दी से। ax², a कांस्टेंट, x² का हमें इंटीग्रेशन करना होगा। b कांस्टेंट है, x का इंटीग्रेशन करेंगे। यहाँ c कांस्टेंट होगा तो यहाँ c कॉमन लेंगे तो 1 बचेगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो ax² है, x² का इंटीग्रेशन क्या होगा, x⁻2 + 1/2 + 1 प्लस b कांस्टेंट हो गया। x को हम 1 पावर समझते हैं, तो 1 पावर है तो +1 पावर हमेशा ऐड ही होता है।
और c कांस्टेंट है, 1 का इंटीग्रेशन आप जानते हैं x होता है प्लस c। लेकिन समस्या आपको यहाँ होगी कि जब c पहले से उपलब्ध है, अब जब c पहले से ही उपलब्ध है तो आप इसको या तो c डैश लिखेंगे या तो c डैश लिखेंगे, अन्यथा आपके पास दूसरा ऑप्शन होता है कि इसको c1 c2 लिख दिया जाए। तो हमारा इंटीग्रेशन क्या आ गया, a/2 x क्यूब प्लस b/2 एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस सी डैश, ये आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन जो हमारा 9 नंबर है उसको भी कल बताया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम 10 नंबर देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन जो हमारा है अंडर रूट x माइनस 1/√x का होल स्क्वायर, इसी का हमें इंटीग्रेशन करना है। आपको a माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला पहले से ही याद है, वो फार्मूला आपको याद होगा 7th क्लास से ही, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab या फिर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग हम इसको ओपन करेंगे। तो ये a स्क्वायर मतलब रूट x का स्क्वायर, रूट x का आप जब स्क्वायर करते हैं तो होता क्या है बेसिकली कि इसको हम 1/2 पावर समझते हैं। रूट को जब हम 1/2 पावर समझ लिए तो आप जानते हैं कि इस तरीके का जो भी पद होता है उसमें पावर का मल्टीप्लाई होता है, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, मतलब क्या आएगा, x आएगा। तो रूट x का स्क्वायर क्या हो गया, x माइनस 1/√x है। लेकिन हमारे फार्मूले के हिसाब से देखा जाए तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होना चाहिए। तो b स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर करना है, तो 1 का स्क्वायर 1, रूट x का क्या होगा अभी बताए हैं x होता है, और फिर माइनस 2ab यानी कि 2 इंटू a इंटू बी, a के स्थान पर क्या है, रूट x है, तो रूट x लिख दीजिए, यहाँ लिख कर बताएं 2 इंटू रूट x इंटू 1/√x। रूट x कैंसिल हो जाएगा। जब रूट x कैंसिल हो गया तो हमारे पास क्या बचा, अब बच रहा है हमारे पास x माइनस 1/x माइनस 2 का मल्टीप्लाई 1 में 2, इसी का इंटीग्रेशन करना है। अब x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x स्क्वायर अपान 2, 1/x का क्या होता है, डायरेक्ट फार्मूला है log x होता है, 2 का हम करेंगे नहीं तो इसको 1 का समझ के करेंगे, यानी कि 2x हो जाएगा प्लस c, यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारा 11 नंबर, वो है एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4/x स्क्वायर। इस क्वेश्चन को भी हम अटेम्प्ट कर चुके हैं पिछले वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4/√x, ये भी कल अटेम्प्ट किया जा चुका है। अगर आपको कोई समस्या हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उसका सोल्यूशन आपको दिया जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 1, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 1। क्वेश्चन नंबर 13, ये है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 1/x माइनस 1, इसी का इंटीग्रेशन आपको करना है। इसका इंटीग्रेशन करना है तो सबसे पहला काम क्या है कि इसका हम गुणनखंड कर लें, और गुणनखंड भी बहुत आसान दिख रहा होगा। इसमें एक्स स्क्वायर कॉमन लिया जाए तो यहाँ 3 पावर है, उसमें से 2 पावर कॉमन हो गया तो उसका 1 पावर बचेगा। इसमें से एक्स स्क्वायर पूरी तरह से कॉमन हो गया, तो जब पूरी तरह से कॉमन हुआ तो क्या बचा, 1। इसमें कुछ नहीं उभयनिष्ठ दिख रहा होगा या कॉमन कुछ नहीं दिख रहा होगा, तो जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 1 कॉमन ले लेते हैं, तो ये x माइनस 1। अब हम देख रहे हैं कि पूरा ब्रैकेट जो है हमारा ये कॉमन हो सकता है। उससे पहले एक जगह जो है मैक्सिमम बच्चे त्रुटि करते रहते हैं, 12th क्या उसके आगे निकलने के बाद भी हम देखते हैं कई बच्चे गलत लिख देते हैं। अब इस तरह से जब सामने आता है तो इसमें से कोई एक कैंसिल कर देंगे, सबसे बैड आइडिया है। ऐसा नहीं होता है, जब यहाँ मल्टीप्लाई होता है तब तो आप कैंसिल कर सकते हैं, अन्यथा अगर प्लस या माइनस का सिंबल लगा है, कहने का हमारा मतलब यह है कि अगर गुणनखंड के रूप में पद लिखे हुए हैं तो आप कुछ भी अगर मिल रहा है अंशहर में तो कैंसिल कर देंगे, लेकिन अगर गुणनखंड के रूप में नहीं लिखा है तो उसको कैंसिल नहीं कर सकते हैं।
अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये तो गुणनखंड किया गया है, लेकिन नहीं, अभी पूरी तरह से गुणनखंड आप नहीं किए हैं। अब जब इसमें से x-1 कॉमन हो जाएगा तब ये गुणनखंड पूरी तरह से हो गया, x² + 1। गुणनखंड का मतलब जो खंड खंड में विभाजित हो चुका हो या टूट चुका हो। तो अब x-1 हम देख रहे हैं कि कैंसिल होने की स्थिति में दिख रहा है। बेशक इसको आप कैंसिल कर देंगे तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x² + 1। अब इसका इंटीग्रेशन हम करेंगे। x² का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक पावर बढ़ जाता है मतलब 3 पावर हो जाएगा, 2 पावर पहले से है, और उसी जो पावर बढ़ने के बाद होता है उसी से हम डिवाइड कर देते हैं। क्यों डिवाइड करते हैं ये सब आप समझ चुके हैं। +1 का इंटीग्रेशन x होता है, कांस्टेंट टर्म हमेशा c जुड़ता रहता है। तो ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें अगर कोई समस्या आपको दिख रही हो एक बार फिर से समझ लिया जाए। इसमें क्या कॉमन है, x² जब कॉमन लिए तो हमारे पास यहाँ 3 पावर था, 1 पावर बचेगा। इसमें से पूरी तरह कॉमन हो गया तो 1 बचा। इसमें दोनों में कोई पद कॉमन नहीं दिख रहा है, तो जब कोई टर्म कॉमन नहीं है या कोई चर अचर कॉमन नहीं दिख रहे हैं तो वहाँ 1 हर जगह छुपा हुआ होता है, तो 1 को हम कॉमन ले लेंगे। उसके बाद में x-1 पूरा ये ब्रैकेट ही कॉमन दिख रहा है, तो पूरा ब्रैकेट जब कॉमन ले लिया जाएगा x-1 पूरा ब्रैकेट जब हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, x² और +1। अब आप x-1 को कैंसिल कर देंगे। जब x-1 को कैंसिल कर देंगे तो आपके पास बचेगा x² + 1। अब जब x² + 1 बचा तो x² का इंटीग्रेशन x³/3 होता है और 1 का इंटीग्रेशन x होता है +c। दैट्स आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर देखते हैं। 14 नंबर को भी कल बताए थे। ब्रैकेट में 1 - x√x है, पिछले वीडियो में देख लीजिएगा अगर नहीं देखे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगला वीडियो देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी अगला क्वेश्चन जो है √x 3x² + 2x + 3, इसकी भी चर्चा हम किए थे। शायद सेम क्वेश्चन नहीं था लेकिन नंबर चेंज होगा, तो इसको देख लेते हैं। √x 3x² + 2x + 3, √x 3x² + 2x + 3, इसी का हमें इंटीग्रेशन करना है। √x 15 नंबर, √x 3x² + 2x + 3। अच्छा एक बात और समझ लीजिए, बेसिकली हम लोग क्या काफ़ी पढ़े लिखे, यहाँ तक ग्रेजुएट लोग भी इसको पढ़ते किस तरीके से हैं, इंटीग्रेशन √x 3x² + 2x + 3 dx। गलत है। जब हमने इंटीग्रेशन शब्द कह दिया तो उसमें यह सिंबल पूरा समाहित है। इंटीग्रेशन ऑफ √x 3x या ब्रैकेट में 3x² + 2x + 3, इस तरीके से क्वेश्चन को पढ़ा जाता है। डिफरेंशिएशन हम पढ़ते हैं तो इसमें लोग क्या पढ़ते हैं, dy/dx। गलत है। इसको क्या पढ़ते हैं, ddx(y). इसको क्या पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ √x ब्रैकेट में 3x² + 2x + 3। दोबारा आप dx या इंटीग्रेशन कहने के बाद दोबारा उसको नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि वो सारा मिलकर के ही इंटीग्रेशन बनता है। अब आइए गुणा करते हैं इसका। पहले अभी बताएं कि गुणनखंड के रूप में जब भी पद मिलेगा तो उसका सबसे पहले गुणा करेंगे, जो गुणनफल आएगा उसी का हम इंटीग्रेशन करते हैं। तो देखिए √x का गुणा जब करेंगे, ये क्या समझते हैं हम इसको, √x को अभी थोड़ी देर पहले चर्चा हुई पिछले क्वेश्चन में कि इसको हम x⁴ समझते हैं। x⁴ समझते हैं मतलब क्या है कि हमारा कहने का अर्थ यह है कि जब भी गुणा होता है चर राशियों का तो पावर जुड़ जाता है। ये फार्मूला भी आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो अब से इसको समझ लीजिए कि ये पावर जुड़ता है। a⁴m × a⁴n इक्वल होता है a⁴m + n की। तो अब आप ये समझ रहे होंगे कि इसका जब हम गुणा करेंगे तो किसमें पावर जुड़ेगा, x के पावर जो होंगे उसी में पावर हमारा ऐड होता जाएगा। तो आइए गुणा करते हैं और साथ ही इसका पद भी अलग कर लें। आई होप समझने में थोड़ा दिक्कत हो सकता है। चलिए पहले मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये √x का मतलब 1/2 पावर, इसमें जब मल्टीप्लाई किए तो पावर ऐड करेंगे, मतलब 3x⁴ + 1/2 प्लस 2x पर पावर यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है, और इसका पावर जुड़ेगा यानी कि 1/2। यहाँ कोई चर राशि नहीं है तो सीधे इसको हम लिख देंगे x⁴ 1/2।
इतने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हमें लगता है कि आप ये समझ चुके होंगे। अब देखिए इसको अलग अलग पद के रूप में लिखें, क्योंकि एक से अधिक पद होते हैं तो डायरेक्ट री इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा समझने में समस्या हो सकती है, इसलिए इसको पहले हम अलग अलग पदों के रूप में लिखेंगे। चर अचर को थोड़ा अलग कर दिया जाए तो गलती होने का चांस बिल्कुल नहीं होता है। तो 3 को बाहर कर देंगे, x पर पावर क्या बनेगा, 2 दूनी 4 और 1 5 बटे 2। यहाँ इसका इंटीग्रेशन अलग कर देंगे, यहाँ भी 2 कांस्टेंट बाहर कर देंगे, 2 1 कम 2 और 1 3, यानी कि 3 बटे 2 पावर, इसका इंटीग्रेशन अलग। यहाँ 3 कांस्टेंट है, x टू द पावर 1.2, इसका इंटीग्रेशन अलग होगा। अब देखिए x टू द पावर 5/2 जो है, x टू द पावर 5/2 का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन करते हैं तो होता क्या है, x टू द पावर n का फार्मूला ही हम यूज करते आ रहे हैं, जिसका इंटीग्रेशन होने के बाद ये कुछ इस फॉर्म में आता है, मतलब एक पावर उसमें जुड़ता है। तो एक पावर जोड़ने का क्या अर्थ है कि इसमें x टू द पावर 5/2 प्लस 1 अपान 5/2 प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि n के स्थान पर क्या लिखा है, 5/2 लिखा है। प्लस 2 कांस्टेंट है ही, x टू द पावर 3/2 प्लस 1 अपान 3/2 प्लस 1, प्लस 3 कांस्टेंट है ही, x टू द पावर 1/2 प्लस 1 अपान 1/2 प्लस 1, प्लस c कांस्टेंट हमेशा ऐड होता रहता है। ठीक है, तो इस 3 को ऐसे नोट करेंगे, 2 का गुणा 1 में होगा, 2 कम 2 और 5 7/2 पावर होगा, यहाँ पावर भी 7/2, यहाँ भी 7/2, तो ये x टू द पावर 7/2 बटे 7/2 प्लस यहाँ 2 कम 2 और 3 5/2 हो जाएगा, तो यहाँ भी 5/2 होगा, मतलब 2x टू द पावर 5/2 अपान 5/2 प्लस 3 2 कम 2 और 1 3, यानी कि x टू द पावर 3/2 अपान 3/2 प्लस c। अब आप समझते हैं कि मैथ का रूल जो होता है, इसमें जब अंश और हर के अलावा दोबारा फिर से अंश हर दिखाई देता है तो उसमें बाहर के पदों का हमेशा गुणा होता है। बाहर के पद का गुणा होने का मतलब इसका गुणा इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें, इस तरीके से गुणा हो जाएगा। तो 2 का गुणा 3 में कितना, 6, x पर पावर 7/2, ये भी बटे में लिखा है तो इसको भी रहने देंगे, प्लस 2 दूनी 4/5, ये तो बटे में है ही, इसको रहने देंगे। बाहर का पद ये है तो इसी का गुणा होगा, ना कि इस पूरे का। या आप यह कह सकते हैं कि इसका व्युत्क्रम गुणा कर देंगे, मतलब 5/2 है तो भाग में है, भाग में होता है, उसको गुणा में चेंज किया जाता है तो उसका व्युत्क्रम कर दिया जाता है, मतलब 2/5 हो जाएगा। तो 2 दूनी 4/5 और x पर पावर 5/2 प्लस यहाँ 2 3 6/3 x पर पावर 3/2 प्लस c। अब देखिए इसमें जो भी पद कैंसिल होने की स्थिति में हो, चाहे वो चर हो चाहे अचर हो, उसको कैंसिल करेंगे। 6/7 x पर पावर 7/2, इसमें कोई नहीं कैंसिल हो रहा है। 4/5 x पर पावर 5/2, यहाँ भी कोई नहीं कैंसिल हो रहा है। लेकिन यहाँ 3 दूनी 6 कट रहा है ना, तो इसको कैंसिल कर दीजिए। तो ये 2x टू द पावर 3/2 प्लस c, यही आपका आंसर होगा। आई होप समझ गए होंगे। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद जो 1 2 या 3 क्वेश्चन बीच में हम पिछली वीडियो में बताए थे, उसको आया तो आप डिस्क्रिप्शन से लिंक देख करके ओपन करके देख लीजिए, अन्यथा उसको आप खुद सॉल्व करिए। जो भी समस्या हो उसको हमसे बताएं या कमेंट बॉक्स में लिखें, उसका निवारण होगा। क्वेश्चन नंबर 15 हो चुका है, अब 16 नंबर की तरफ चलते हैं। 16 नंबर भी कल चर्चा हुआ था इसका, लेकिन 16 नंबर 17 नंबर ये दोनों क्वेश्चन एकदम सेम हैं, तो इसमें से कोई एक बता दिया जाए, मतलब कि 17 नंबर देख लेते हैं। 2x² - 3 sin x प्लस 5 रूट x, मतलब 2x² - 3 sin x प्लस 5 रूट x है। इसी का हमें इंटीग्रेशन करना है। सबसे पहला काम क्या होता है, जो हर क्वेश्चन में करते आ रहे हैं, आप समझ चुके होंगे कि इसके बाद का प्रोसेस क्या हो रहा है। तो इसमें सबसे पहले हम पद को अलग करेंगे, मतलब
एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस 3 साइन एक्स का इंटीग्रेशन होगा। फिर उसके बाद 5 को बाहर करके रूट एक्स लिखेंगे, इसका इंटीग्रेशन होगा। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आप जानते हैं क्या होता है, एक पावर बढ़ जाएगा मतलब 3 पावर हो जाएगा बटे 3। क्यों होता है, क्योंकि एक्स टू द पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1 ये हमारे फार्मूले के अकॉर्डिंग चल रहा है। माइनस 3 इसको नोट कर लेंगे। और साइन एक्स का क्या होता है, माइनस कॉस एक्स होता है, तो यहाँ हो जाएगा माइनस कॉस एक्स। अच्छा एक चीज़ और गलतियाँ होती हैं, जैसे हमने यहाँ क्या किया, साइन एक्स का इंटीग्रेशन किया, माइनस कॉस एक्स हो रहा है। माइनस कॉस एक्स जब होगा तो बच्चे करते क्या है कि यहाँ डायरेक्ट आप माइनस कॉस एक्स लिख दिए। अगर आप डायरेक्ट लिख दिए तो फिर ये पद तो अलग हो गया आपका, ये 3 जो है ये जब अलग हो जाएगा तो ये अलग, मतलब इसको फिर हम साथ में नहीं लिख सकते हैं। अब इस तरह से लिखेंगे, जब आप ब्रैकेट में लिखेंगे तो इसका मतलब कि ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन जब आप ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो वहाँ आप मल्टीप्लाई फिर नहीं कर पाएंगे। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना होगा। प्लस 5 रूट एक्स का जब हम करेंगे तो इसको 1/2 पावर समझते हैं, 1 पावर हमेशा ऐड होता है, मतलब 1/2 प्लस 1। कांस्टेंट टर्म हमारा हमेशा जुड़ता है, यानी कि प्लस सी लिख देंगे, ठीक है ना। तो 2/3 एक्स क्यूब माइनस 3 माइनस माइनस मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस होता है, 3 का मल्टीप्लाई कॉस में यानी कि 3 कॉस एक्स प्लस 2 का गुणा 1 में 2 कम 2 और 1 3/2 हो जाएगा। तो ये प्लस 5 इंटू, आपको अभी बताए हैं कि व्युत्क्रम मल्टीप्लाई होता है या बाहर के पद का गुणा होता है। तो यहाँ जब हमारा 3/2 ये पूरा पूरा बन रहा है तो व्युत्क्रम गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। और x पर पावर क्या होगा, 2 1 कम 2 और 1 3 मतलब 3/2 प्लस सी। तो अब ये आ गया 2/3 एक्स क्यूब प्लस 3 कॉस एक्स प्लस 5 2 या 10/3 एक्स टू द पावर 3/2 प्लस सी। दैट्स आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, सेक एक्स ब्रैकेट में फिर लिखा है सेक एक्स प्लस tan x, इसी का हमें इंटीग्रेशन करना है। सेक एक्स ब्रैकेट पे फिर सेक एक्स प्लस tan x, सेक एक्स और ब्रैकेट में सेक एक्स tan x लिखा है तो इसका मतलब भी तो गुणनखंड में है। जिस तरीके से आप पिछले क्वेश्चन में किए थे, भले साइन कॉस tan सेक कोसेक आ रहा है, उससे हमें कोई मतलब नहीं। अगर गुणनखंड के रूप में हमारे पद हैं तो सबसे पहला काम हम उनका गुणा करेंगे, मतलब सेक का गुणा सेक में होगा तो आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, सेक का गुणा tan में होगा तो यह हो जाएगा सेक एक्स इंटू tan x। अब चूंकि हमें दोनों पदों का समाकलन करना है तो हम चाहें तो इसको इसी समय ब्रेक कर सकते हैं, मतलब तोड़ सकते हैं अलग अलग पदों में। तो अब हम इसका इंटीग्रेशन जानते हैं। सेक स्क्वायर का डायरेक्ट फार्मूला आपको लर्न हो गया होगा। सेक स्क्वायर का क्या होता है इंटीग्रेशन, tan x होता है। तो ये हो गया tan x। सेक x tan x का क्या होता है, सेक x होता है प्लस सी। दैट्स योर आंसर। आई होप समझ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, सेक स्क्वायर अपान कोसेक स्क्वायर एक्स। सेक स्क्वायर एक्स और अपान कोसेक स्क्वायर एक्स है तो इसको आप कर सकते हैं। सेक स्क्वायर को हम 1 अपान कास स्क्वायर और कोसेक स्क्वायर को 1 अपान साइन स्क्वायर लिख सकते हैं। तो सेक फिर बाहर का गुणा हो जाएगा, तो इस तरह से हो जाएगा साइन स्क्वायर अपान कास स्क्वायर, मतलब tan स्क्वायर एक्स हो गया। और जब tan स्क्वायर एक्स हो गया तो उसका इंटीग्रेशन तो डायरेक्ट हम जानते नहीं हैं। चलिए देख लेते हैं कैसे होता है। ये क्या है, सेक स्क्वायर एक्स अपान कोसेक स्क्वायर एक्स, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो सेक को हम क्या लिखेंगे, 1 अपान कॉस स्क्वायर एक्स। 1 अपान सेक इक्वल टू 1 अपान कॉस। ये 10th क्लास या 9th क्लास में ही आपको लर्न करवाया गया होगा या समझाया गया होगा। और 1 अपान कोसेक मीन्स 1 अपान साइन स्क्वायर। यहाँ स्क्वायर लगा है इसी वजह से यहाँ स्क्वायर लग रहा है। बाकी सेक का फार्मूला आपको समझ में आ रहा होगा कि 1 अपान कॉस होता है, कोसेक का 1 अपान साइन होता है। अब इसी का इंटीग्रेशन हमें करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको जितना हो सकेगा उतना सरल करेंगे, मतलब बाहर के पद का बाहर में गुणा और अंदर वाले का अंदर वाले में गुणा हो जाएगा।
तो ये साइन स्क्वायर का 1 में मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और कॉस स्क्वायर का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। और साइन स्क्वायर अपान कॉस स्क्वायर, साइन अपान कॉस क्या होता है, tan एक्स होता है, लेकिन स्क्वायर की वजह से यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, मतलब tan स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब हम देख रहे हैं कि इसकी अपेक्षा ये काफ़ी इजी दिख रहा होगा। अब यहाँ तो भाई डर लग रहा था, अंश और हर के रूप में लिखा हुआ था। अब अंश हर का फार्मूला कहाँ से लाएं, अभी तक है ही नहीं इंटीग्रेशन में। तो इसको हम पहले सरल करते हैं, जब जहाँ तक संभव हो, जब सरल हो जाए तब फिर उसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो tan स्क्वायर का क्या होगा सूत्र, tan स्क्वायर का कोई फार्मूला नहीं हमें याद है इंटीग्रेशन में, ना कोई अभी तक हमने देखा। तो हम क्या करेंगे, इसको जो हम जानते हैं उस फॉर्म में लाएंगे। किसका हम जानते हैं, सेक का जानते हैं, और सेक और tan एक दूसरे से रिलेटेड कितना है यह आप जानते ही हैं। तो सेक स्क्वायर -1 इसको हम लिख सकते हैं। अब हम इसका आसानी से इंटीग्रेशन कर सकते हैं। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर का क्या होगा, ये होगा tan x, और एक का क्या होगा x प्लस c, यही आपका आंसर है। समझ में आ रहा है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप लोगों को पूरा एक्सरसाइज करवाया जाएगा, एक भी छोड़ेंगे नहीं। और सबसे आप लाइक करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए, और जो अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने रिलेटिव्स को भी शेयर करिए ताकि उनको भी जानकारी मिल सके। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में आ जाते हैं। जैसा कि अभी आपको क्या बताया गया, रूट एक्स का सेम वही क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर नहीं लगा है। सॉरी 20 नंबर अभी छूट रहा है, 20 नंबर को पहले देख लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 2 - 3 sin x अपान कॉस स्क्वायर एक्स, इसी का हमको इंटीग्रेशन करना है। सबसे पहले हर को हम तोड़ेंगे, क्योंकि आंसर का हमें कोई फार्मूला नहीं है। तो आंसर का जब फार्मूला नहीं है तो सबसे पहला काम, जहां भी हर दिखे उसको फटाक से तोड़ दो। तो यह आ जाएगा क्या, 2 अपान कॉस स्क्वायर एक्स -3 कांस्टेंट, उसको बाहर किए, साइन एक्स अपान कॉस स्क्वायर एक्स। स्क्वायर है तो उसको तो हम 2 बार लिख ही सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर का अर्थ ही होता है, जैसे एक्स स्क्वायर है तो इसको x इंटू एक्स समझते हो ना। तो ये कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स लिखा जा सकता है कॉस स्क्वायर को। इसको इसलिए लिख रहे हैं ताकि हम आसानी से इसको फार्मूला के रूप में जो हम जानते हैं उस फॉर्म में ला सकें। अच्छा एक चीज़ और है, यहाँ भी तो एक कांस्टेंट था 2, तो जब 2 कांस्टेंट था तो इसको हम बाहर कर दें तो हमारे पास यहाँ क्या बचेगा, 1 अपान कॉस स्क्वायर क्या होता है, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, और 3 कांस्टेंट था तो बाहर है ही। साइन अपान कॉस क्या होता है, tan एक्स होता है, और 1 अपान कॉस मल्टीप्लाई तो 1 का कहीं भी कर सकते हैं ना, तो 1 अपान कॉस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक एक्स। अब इसी का हम इंटीग्रेशन करेंगे। तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan एक्स, और सेक एक्स tan एक्स का क्या होता है, सेक एक्स प्लस सी, दैट्स आंसर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, जो भी आपकी इच्छा होगी। इसके बाद जो है ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, बाकी एक्सरसाइज आपकी समाप्ति की तरफ है। इसके आगे जो है एक क्वेश्चन देख लीजिए 22 नंबर, 21 नंबर आप कर लेंगे, बहुत आसान है। 22 नंबर को देखते हैं। f(x) = 4x³ - 3 अपान x टू द पावर 4। f(x) = 4x³ - 3 अपान x टू द पावर 4। अब इसी का हमको इंटीग्रेशन करना है। इसको हमने इसलिए कहा कि इसको बता दें, क्योंकि बच्चे जहाँ f(x) देख लेते हैं उससे डर जाते हैं, कहेंगे अरे ये तो f(x) है, तो कैसे होगा कैसे होगा। इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमको चाहे f(x) लिख कर दे चाहे g(x) लिख कर दे, हमें इससे क्या मतलब है भाई, हमको तो समाकलन इसका बताना है ना। तो इसी के बारे में हम जो सोचेंगे वो सोचेंगे। इसका इंटीग्रेशन करना है, मतलब 4x³ - 3 अपान x टू द पावर 4। इसको अलग कर दीजिए, 2 पार्ट में कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 4 कांस्टेंट है बाहर, और
x³ का इंटीग्रेशन हो जाएगा। 3 कांस्टेंट है, इसको बाहर कर देंगे। 1/x⁴ इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। फिर आगे 4x³ है तो इसका इंटीग्रेशन हम जानते हैं क्या होगा। x⁴n का क्या होता था, xn+1/n+1। इसलिए हम बार बार फार्मूले को लिख रहे हैं कि ताकि आपको याद करने की ज़रूरत ना पड़े। अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो आपको वैसे ही समझ में आ जाए। तो ये हो जाएगा x³ पर पावर 3+1/3+1 -3। इसको हम x⁻⁻4 लिख सकते हैं। एक बार और लिख लेते हैं, फिर करते हैं इसका। तो यह आ जाएगा 4x⁻⁴/3+1 4 हो जाएगा -3, और यहाँ एक पावर जुड़ेगा मतलब -4+1/-4+1 4 से 4 कैंसिल हो गया, आ गया x⁴ -3x⁻³ होशियार बच्चे जो होते हैं, ज़्यादा ब्रिलियंट वाले, कहने का मतलब ओवर स्मार्ट जो होते हैं, -3 को कैंसिल किए, इसको गुणा कर दिए, कहानी सब गड़बड़ हो जाएगी। तो x⁴ 3 से 3 को कैंसिल करेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल होगा, तो यहाँ प्लस हो जाएगा x⁻³ + c। यहाँ भी आप लिख सकते हैं आंसर, अन्यथा आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं x⁴ 1/x³ + c। ये 1/x³ इसलिए लिखा गया क्योंकि a⁻m इक्वल होता है 1/a⁻m। तो सेम यहाँ पर -3 पावर था, तो ये 3 पावर हो जाएगा। हमें लगता है कि आपको समझ में आ चुका है। तो इस तरीके से एक्सरसाइज लगभग समाप्त हो चुकी है। तो इसमें आप देख रहे होंगे कुछ F2 भी निकालने के लिए क्वेश्चन में दिया है। F2 निकालना है तो क्या करोगे, जो आपको यहाँ मिला है उसी में 2 रख देना है, ठीक है। फिर अगली वीडियो में चर्चा करते हैं इसका, ठीक है ना। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।